आज हम लोग प्लांट टिश्यू का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। चूंकि फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट डे क्या पढ़े थे प्लांट टिश्यू में। तो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले कि टिश्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि टिश्यू क्या है। तो हम लोग बोले कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। कैसा ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कह रहे हैं आप? वैसा ग्रुप ऑफ सेल जिनका संरचना, उनकी उत्पत्ति और उनका कार्य ये तीनों समान हो रहे हैं, वैसे सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कह रहे हैं। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्लांट टिश्यू। इसका मतलब कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में अंतर है। जी हाँ, हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके जो बाहरी आवरण होता है जिसको कि सेल वॉल बोलते हैं, तो उनमें सेल वॉल हो रहे थे, और जो एनिमल टिश्यू है उनमें सेल वॉल नहीं होते हैं। यानी कि एनिमल टिश्यू के जो सेल हैं इस सेल वॉल इसमें नहीं हो रहे हैं, और प्लांट टिश्यू का जो कि सेल वॉल है ये है। प्लांट टिश्यू में सेल वॉल पाए जाते हैं और एनिमल टिश्यू में नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिक अंतर है जिसकी वजह से हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये चलिए हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। लेकिन हम लोग कल क्या पढ़े थे उसको याद कर लेते हैं। पढ़े थे हम लोग कि टिश्यू दो प्रकार के हो रहे थे। क्या क्या? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन हो रहे थे, 1 2 में, 2 4 में, इस तरीके से वो डिवीजन हो रहे थे और ग्रोथ कर रहे थे। उनका बहुत सारा भूमिका था जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और पढ़े थे परमानेंट टिश्यू के बारे में, उनमें सेल डिवीजन नहीं होती है, वो सेल डिवीजन की क्षमता को खो चुके होते हैं। और दूसरी चीज कि हम लोग ये पढ़े कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो 3 प्रकार के हो रहे थे। कौन कौन से हो रहे थे? सबसे पहले एपिकल मेरिस्टीम, दूसरा लेटरल मेरिस्टीम और तीसरा इंटरकैलिम मेरिस्टीम, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब बारी है परमानेंट टिश्यू की। तो पहले हम लोग जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू कहते किसको हैं। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब एक विशिष्ट भूमिका निभाने लगते हैं, इसका मतलब कि परमानेंट टिश्यू जो है सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं, वो जब उनको एक अलग रोल मिल जाता है तब क्या होता है कि वो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की क्षमता को खो देते हैं। ऐसे ही टिश्यू को हम लोग कहेंगे कि ये हो गए परमानेंट टिश्यू। क्या बात को आप समझ पाए? तो चलिए समझ लीजिए और अच्छे से। कह रहा है यहाँ पे कि जो शुरू में जब प्लांट है, छोटा प्लांट है, जब एकदम अभी स्टार्ट ही हो रहा है प्लांट बनना, उस समय सारा जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हिलाते हैं, सब में ग्रोथ हो रहा होता है। लेकिन जैसे एक लिमिट होता है और क्या होता है कि इनको कुछ और कार्य मिल जाता है, इनका जो भूमिका है वो अलग स्पेशल हो जाता है, स्पेसिफिक भूमिका को निभाने लगते हैं, तब इनसे वो क्षमता खो जाता है या उनकी क्षमता वो छीन ली जाती है जो कि सेल डिवीजन करते थे। तो अब ये सेल डिवीजन नहीं करते हैं, इनका स्पेशल कुछ रोल है, उस रोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तीसरी बात, अस्थायी आकार, आकृति और कार्य ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय विभेदन यानी कि सेलुलर डिफरेंशिएशन बोला जाता है इसको। तो अगर एग्जाम में आ गया कि सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो जब अस्थाई आकार हो जाता है, उनका आकृति हो जाती है और अस्थाई तौर पे उनको जो कार्य मिलता है उस कार्य को ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे कि ये कोशिकीय विभेदन है। ठीक, अब ये चीज समझ गए। अब हम पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं पहले। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू, चलिए यहां पे फिर से लिख देते हैं। परमानेंट टिश्यू ये होते हैं, देखिए, एक हो गया सिंपल, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये सिंपल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं
उन चीजों को ध्यान से समझिएगा। एक को हम लोग बोलेंगे स्कैलेरेन्काइमा, एक हो गया स्क्लेरेन्काइमा, दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे कोलेन्काइमा, और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे पैरेन्काइमा। ठीक है, एक हो गया स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा। कोई डाउट? अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो दो प्रकार के होते हैं, इनका नाम तो आप बहुत बार सुने होंगे। एक हो गया आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा के बारे में और जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्लेरेन्काइमा का क्या कार्य है और इनकी क्या भूमिका है परमानेंट टिश्यू में, यानी कि ये परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स हैं तो सबके कुछ ना कुछ कार्य होंगे। इनको कौन सा कार्यभार सौंप दिया गया है उस चीज को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि स्क्लेरेन्काइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा का क्या कार्य है, हम इस चीज को देख लेते हैं। तो ये लंबी मृत कोशिकाओं के समूह हैं जिनकी कोशिका भित्ति में लिग्नन जमा होता है। लिग्नन क्या है उस चीज को समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका हो गया, फिर एक दूसरा कोशिका है, एक तीसरा कोशिका है, ठीक है। इनका जो यहाँ पे है यानी कोशिका भित्ति का ये जो दिख रहा है ना, ये बाहरी आंगन को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लिग्नन जमा होता है, ठीक है, और ये इसके अंदर यानी कि इस सेल से इस सेल जो जुड़ा हुआ है, इंटरसेलुलर गैप जो होता है इसमें नहीं होता है। ये इंटरसेलुलर गैप क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई टिश्यू का संरचना है वो ऐसे है, ये एक कोशिका है, ये दूसरा कोशिका है, ये तीसरा कोशिका है, ये चौथा कोशिका है। तो क्या हो रहा है कि ये सारे कोशिकाओं के बीच में कुछ ना कुछ गैप बचता है, ठीक है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं उनमें ये गैप नहीं होती है, ये गैप नहीं है। यानी कि इनकी संरचना कैसे हो जाएगी? तो ये एकदम जो है एक दूसरे से इस प्रकार सटे हुए रहते हैं कि इनका क्या होता है कि इसमें गैप, इंटरसेलुलर गैप या स्पेस कहेंगे, वो नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है? लिग्नन जमा होता है। इनका कार्य क्या है ये समझ लीजिए। इनका जो कार्य है वो है कि देखिए किसी बीज को देखते होंगे बहुत ही ज्यादा ठोस होता है, जैसे कि वॉलनट। बचपन में वॉलनट को तोड़ने के लिए, जिसको अखरोट बोलते हैं, अखरोट को तोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कोशिशें करते थे। उसको हथौड़ी से तोड़ते थे, कभी दरवाजा के कोने में सटा के उसको दबा देते थे, ये सारा काम करते थे। इतना कठोर होता था, दांत से तो टूटने का सवाल ही नहीं उठता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा था? स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। यानी कि किसी बीज का या किसी फल का बाहरी आवरण कठोर है तो वो है स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। ये बात आ गई समझ में। दूसरी बात ये क्या करता है कि बीजों को, तो अब मान लीजिए यहाँ पे लिख ही देते हैं कि बीजों को, बीज का जो बाहरी आवरण होता है, बीजों के बाहरी आवरण को कठोर बनाता है, कठोर बनाता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये पौधों में कठोरता उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि देखिए पौधे को मजबूत बनाने में भी इनका कार्य है।
एक तो बीज को आपका एकदम कड़ा बना दिए, यानी बाहरी आवरण उसका कड़ा हो गया, जिससे हो गया आपका नट हो गया, वॉलनट हो गया, ये सारी चीज, यानी कि देखिए जितने भी बीज हैं उन सारे बीजों को देखिए तो क्या होता है कि कुछ कुछ बीज हार्ड होते हैं, कुछ कुछ बीज हार्ड नहीं होते हैं। तो जो जिनका के बाहरी आवरण, जिन बीज का बाहरी आवरण कठोर हो रहा है, हार्ड हो रहा है, वो स्क्लेरेन्काइमा के वजह से हो रहा है। और जिन बीजों में कम होता है, कठोरता कम हो रही, स्क्लेरेन्काइमा के कम होने की वजह से, यानी कि ना के लगभग उसमें पाया जा रहा है स्क्लेरेन्काइमा, इसी की वजह से उनकी कठोरता कम है। ये पेड़ को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ये समझ गए। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। तो चलिए हम लोग कोलेनकाइमा को भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। सबसे पहले पढ़े हम लोग स्क्लेरेन्काइमा, अब ये कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या होता है, इस चीज को समझिए। देखिए पत्तियों के सीमांत क्षेत्रों में पाया जाता है, पौधे के संरचनात्मक ढांचे और यांत्रिक सहायता के साथ साथ लचीलापन भी प्रदान करता है। अब ये क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, चलिए समझते हैं। अब ये देखिए, कभी आंधी तूफान आती है, बारिश हो रहा है, तेज हवा चल रहा है, तो क्या सारे पेड़ गिर जाते हैं? नहीं गिरते हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? ये कोलेनकाइमा की वजह से नहीं गिरते हैं। जैसे ही हवा चलता है बस वो लहराने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब वो ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं तो उनके जो सीमांत पत्तियों के क्या कहा जा रहा है कि पत्तियों के सीमांत क्षेत्रों में पाया जाता है कौन, कोलेनकाइमा। और क्या करते हैं, पौधों को संरचनात्मक ढांचा और यांत्रिक सहायता उसको प्रदान कर रहा है, यानी कि पौधे का जो विकास हो रहा है, पौधे की जो संरचना बन रही है, उसमें उनका योगदान होता है। किनका? कोलेनकाइमा का। और जो उनके साथ साथ क्या होता है, पौधे को लचीला बनाता है। अब एग्जाम में आपका पूछ दिया कि पौधे का लचीलापन किस टिश्यू के वजह से होता है, और आपके ऑप्शंस कहेंगे 4। पहला ऑप्शन रह सकता है आपका स्क्लेरेन्काइमा, दूसरा हम आपको दे सकते हैं पैरेन्काइमा, तीसरा कोलेरेन्काइमा, अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और तीसरा कोलेनकाइमा। तो अब क्या मानने वाले हैं, कोलेनकाइमा। तो पौधे को लचीलापन कौन बना रहा है, कोलेनकाइमा। इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए हम समझ गए ये बात कि कोलेनकाइमा का क्या काम है। ये पत्तियों के जब सीमांत क्षेत्र में रहता है तो हवा तेज चलती है तो क्या होता है कि वो लहराने लगता है। जो ढांचा होता है, संरचनात्मक ढांचा, वो किसकी वजह से मिलता है, वो भी मिलता है कोलेनकाइमा की वजह से। अब हमारे पास लास्ट बचा है, यानी कि सिंपल वाले का, सिंपल टिश्यू में सबसे लास्ट बचा है, वो क्या है, वो है पैरेन्काइमा। तो चलिए अब हम पैरेन्काइमा को समझते हैं। तो सबसे पहले फटाफट इसे मिटा देते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का क्या काम है मालूम? अब ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भोजन बनाने के लिए, प्लांट्स जो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारा भोजन बनाते हैं और सारा खत्म कर देते हैं, हजम कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उनको जितना जरूरत होता है उतना रख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर कौन करता है, वो करता है हमारा पैरेन्काइमा, यानी कि फूड का स्टोरेज, इसको कह सकते हैं फूड का स्टोरेज। फूड का स्टोरेज पैरेन्काइमा करता है, यानी कि और किस रूप में करता है पता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च यानी कि मंड, मंड के रूप में करता है। हम पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उनको मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। तो यही चीज है कि ये मंड के रूप में संचित कर लेते हैं, यानी स्टोरेज कर लेते हैं। और वो कौन कर रहे हैं, पैरेन्काइमा कर रहे हैं। ये पैरेन्काइमा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है, एक को बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और दूसरे को बोलेंगे पैरेन्काइमा।
देखिए जो क्लोरेनकाइमा होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ये मदद करता है। और देखिए ये क्या है कि ये क्लोरेनकाइमा जो होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब ये पैरेन्काइमा क्या करते हैं मालूम, पैरेन्काइमा जो क्या करते हैं, भोजन को संचित करके रखते हैं मंड के रूप में। एक और बात, ये जो पैरेन्काइमा वाला जो टिश्यू होता है ना, उसमें क्या होता है, इंटरसेल्युलर गैप होता है। ये कैसे समझिएगा, देखिए ये एक कोशिका, ये दूसरा कोशिका, ये तीसरा कोशिका, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। चलिए ये सारी कोशिका जो है ना, ये सारी कोशिका जो है सबके बीच में क्या होता है, गैप होता है। ये गैप पता चल रहा है, ये सारी गैप होती है और इस गैप में एयर भरा रहता है। ठीक है, इस गैप में क्या भरा हुआ होता है, एयर भरा होता है। और इस एयर वाले गैप यानी कि इसी को क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर गैप। तो देखिए ये जो यानी कि ये जो एयर के लिए बहुत बड़ा जगह है जिसमें कि एयर भरा हुआ होता है, और इस गैप को क्या बोला जा रहा है कि इंटरसेलुलर गैप। लेकिन ये जो हवा के लिए बहुत बड़ा खाली जगह छोड़ दिया है ना, उसको बोला जाता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरेनकाइमा। कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए। देखिए बहुत सारी कोशिका है, हम सबसे पहले पढ़े थे जो कि स्क्लेरेन्काइमा, उसमें पढ़े थे कि उसमें कोई गैप नहीं होता है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें इंटरसेलुलर गैप हो रहा है और ये वायु के लिए बहुत ही ज्यादा जगह छोड़ दिया गया है। यानी कि ये सेल है, ये सारे सेल के बीच में क्या हो रहा है कि गैप पाया जा रहा है। ये हवा के लिए गैप जो छोड़ा गया है, इसी गैप को क्या बोला जाता है, एरेनकाइमा बोला जाता है। और इस गैप को एरेनकाइमा बोला जा रहा है, ये वायु के लिए छोड़ा गया है। लेकिन इसी को यानी कि ये जो खाली जगह छूट गया वो हो गया एरेनकाइमा, और इसमें हवा के लिए छोड़ा गया। जब हवा भर गया तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर गैप। ये क्या हो रहा है, गैप है, छूटा हुआ है। इसीलिए यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरेन्काइमा में जो गैप होता है, उस गैप को यानी कि जो पैरेन्काइमा वाले जो टिश्यू होते हैं, उन टिश्यूओं में एक दूसरे के अंतराल में गैप होता है, उस गैप को किस नाम से जाना जाता है, तो उस गैप को एरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। और वो गैप हो रहा है, उस गैप को इंटरसेलुलर गैप कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक चीज है और छोटी सी चीज है, लेकिन ये एग्जाम में आपका नहीं पूछता है, क्योंकि ये क्या है कि हम थोड़ा सा जगह छोड़ दिए हवा के लिए। ये केवल जो जगह छूटा है उसको हम इंटरसेलुलर गैप कहते हैं। लेकिन इस वाले जगह में हवा भर जा रहा है, उस वाले को हम क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। अगर कुछ नहीं भर रहा है, कुछ भी नहीं है, तो वो केवल इंटरसेलुलर गैप बन के रह गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एयर भर गया। अब इसके बाद इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एरेनकाइमा बोल रहे हैं। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। तो चलिए हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए अब क्या बच गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, दो है। एक को हम बोल रहे हैं कि ये जाइलम है और एक को बोल रहे हैं फ्लोएम है। अब देखिए जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम का कार्य है कि वो पौधों को जल पहुंचाए। यानी देखिए कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए एक पेड़ है, कर लीजिए फटाफट से समझ लीजिए, ये है पेड़, पौधा, कुछ भी मानते हैं। अब देखिए जड़ से जो जल जाता है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या पढ़े थे, क्या चाहिए, सूर्य की उपस्थिति, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और हरी पत्तियों की उपस्थिति, यानी जो हरा है वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और जड़ से मिल रहा था जल। इतना ही चीज था ना। ये हो गया सूर्य का प्रकाश, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल।
और हरी पत्तियों की उपस्थिति, इतना ही चाहिए। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे समझिए दोनों चीज, जाइलम का क्या कार्य है, ये मान लीजिए हम ये रहा जाइलम, ठीक है। ये जाइलम जड़ से जल लेके गया और क्या हो रहा है, पत्तियों में दे रहा है, ठीक है। ये सारे पौधे में यहाँ पे नली लगी रहती है। हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जाइलम का कार्य है कि सारी जगह, यानी कि ये पत्तियों में, ये जाइलम द्वारा सारे जगह पे पत्तियों तक जल पहुंचाया जाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। तो ये जाइलम क्या करता है कि जल पहुंचाता है, खनिज लवण भी पहुंचाता है। खनिज लवण ये कहां से मिल रहा है, जड़ों में होता है, मिट्टी में होता है। मिट्टी से खनिज लवण लेके और जल लेके जड़ के सारे भाग तक पहुंचा दिया। जाइलम का ये कार्य है और ये हमेशा एक तरफ से ही जाता है, यानी इनका कार्य क्या है, वन वे। अब देखिए ऊपर से फिर नीचे थोड़े ना आ रहा है, हमेशा जड़ से जल ऊपर की तरफ जाएगा। इनका हो गया कार्य कि खनिज लवण और जल को ऊपर पहुंचाना, और ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरी बात, दूसरा क्या है, दूसरा चीज क्या है, फ्लोएम। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में हरे जगहों पे हो गई तब क्या होगा, अब मान लीजिए केवल पत्तियों में ही भोजन बना है, तो क्या सारे पेड़ पौधे को भोजन मिलना चाहिए, केवल पत्तियों को मिलना चाहिए? केवल लीफ को ही तो भोजन नहीं मिलता है ना, सारी जगह पे उनका भोजन का यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे जल सारे जगह गया, वैसे फूड, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई पत्तियों में, लेकिन सारे प्लांट्स के हर एक पार्ट में उनको पहुंचाया जाता है। किनके द्वारा, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। ये हो गया। अब देखिए फ्लोएम टिश्यू क्या करता है कि ये कैसे चलता है, ये चारों तरफ, यानी कि ये कैसे चलेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, अब यहाँ से ऊपर ही पहुंचाएगा, नीचे ही पहुंचाएगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे चला गया। इस तरीके से इनका क्या होता है कि ये जो चलते हैं चारों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से, ऊपर भी जाएंगे नीचे भी, यानी कि इनका क्या हो गया, टू वे। और क्या करते हैं ये, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या कर रहे हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। कौन, फ्लोएम। जाइलम का काम है जल पहुंचाना, खनिज लवण पहुंचाना सारे पेड़ पौधे की पत्तियों तक, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, भोजन बन जा रहा है, तब फ्लोएम का काम स्टार्ट हो जाता है। और फ्लोएम क्या करता है कि सारे पत्तियों में जो भोजन बना है उसको सब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन करता है और सारे प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है। ये कार्य इनका होता है। ये क्या थे, ये थे हमारे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े, क्या क्या, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्या क्या थे, आपका कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, और सबसे पहले पढ़े थे हम लोग स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स वाले टू जाइलम और फ्लोएम। यानी इसी के साथ आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।